बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th इंग्लिश का लेक्चर है हमारा आज, लेक्चर नंबर 5, जो कि हम पिछले लेक्चर में हम क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है वो बुक 1 के हिसाब से कंक्लूड कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था मैं बुक 2 का जो वर्क बुक है आपकी, उससे मैं आपको काम करवाऊँगा। इसमें हमने मून विंड का जो थोड़ा सा रह गया है वो करना है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा मून विंड में, वो आपका जो है वो पहला एक पेज नंबर 25 पर एक कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है अर्थ और मून के हवाले से, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने पढ़नी है। इसमें मैं आपको सिर्फ इसका बता देता हूँ, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन हैं कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर पहले कितना था, अब कितना हो गया। यानी पहले बहुत ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता शुरू हुआ। फिर मून और अर्थ का आपस में रिलेशन क्या है, यानी कौन किसके गिर्द घूमता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसकी शेप कैसी है अर्थ की, ठीक है, कितनी बड़ी है अर्थ और मून कितना बड़ा है। ये सारे डिस्टेंसेस वगैरह सारे आपस में, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, सन का डिस्टेंस कितना है ज़मीन से, और सूरज के गिर्द कौन घूमता है, उसकी शेप कैसी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। उसके हवाले से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आपने उसका आंसर लिखना है। देखें, डज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस हैव एनी लाइफ ऑन इट। क्या हमारे जो पड़ोसी जो करीब तरीन स्यारा है यानी अर्थ के, एक तो हमारा क्या नाम है जो आपका वीनस है वो है, लेकिन उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी, यानी कि जो मुख्तलिफ सैयारे हैं नेबरिंग आपके, यानी अर्थ के अलावा, उसमें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है सिवाय अर्थ के। तो नो इट डज़ नॉट, ये इसका आंसर बन जाएगा, नो इट डज़ नॉट। दूसरे में, इज़ अ माइल लॉन्गर देन अ किलोमीटर। क्या एक मील जो है वो किलोमीटर से ज़्यादा होता है? तो जी ऐसा ही है, एक मील जो है वो किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। यानी कि अगर एक मील का डिस्टेंस आपने देखना है तो 1 माइल जो है वो 1 माइल इज इक्वल टू 1.61, तकरीबन 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि एक मील के अंदर तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला मौजूद होता है। तो एक मील जो है वो किलोमीटर से ज़्यादा होता है। उसके बाद है, इज़ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ मोर देन दैट ऑन द मून। क्या ज़मीन पे जो ग्रेविटी है वो मून से ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है, जो ज़मीन है उस पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10। ये साइंस का कंसेप्ट है, ठीक है, मैं आपको 6 क्लास में शायद बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें जो है जो ज़मीन पे ग्रेविटी की वैल्यू है वो 10 होती है, जबकि जो मून है उस पर ग्रेविटी सिर्फ 1/6 रह जाती है, यानी कि 10/6। तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू रह जाती है। तो मून पे ग्रेविटी कम है, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। उसके बाद, डू फोटोग्राफ्स टेक्स ऑन मून शो अ लो कंट्रास्ट। अब यहाँ पर जो है वो उसने एक अजीब सा सवाल किया है कि क्या जो मून पर ये सबसे पहले जो हमारे एक साइंटिस्ट गए थे, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट गए थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ तस्वीरें ली थी, ठीक है। तो क्या वो उन्होंने बहुत लो कंट्रास्ट शो किया था? उसका कंट्रास्ट यानी कि कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। वो कहता है जी नो, दे डू नॉट। उसने लो कंट्रास्ट शो नहीं किया था, हाई कंट्रास्ट शो किया था। द नाइट टेम्परेचर ऑन द मून इज़ हायर देन दैट ऑफ द डे।
क्या जो रात को टेम्परेचर होता है ज़मीन पर वो दिन से ज़्यादा होता है? ऐसा नहीं है। नो, इट इज़ नॉट। दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर कम होता है। नो, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाट डज वैक्सिंग मीन? वैक्सिंग का क्या मतलब होता है? द चेंज फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इज वैक्सिंग, कॉल्ड वैक्सिंग। अब एक अमल है जिसके थ्रू गुजर के चाँद जो है वो छोटे से लेकर बड़ा होता जाता है। यानी कि सबसे पहले पहली रात का चाँद आता है जिसको आप उर्दू में हिलाल कहते हैं। हिलाल से बदर तक, बदर कहते हैं पूरी रात के चाँद को। जब 14वीं रात का चाँद होता है तो उसको बदर कहा जाता है। तो हिलाल से लेकर बदर तक का जो सफ़र है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चाँद जो है वो बढ़ना शुरू होता है। पहले दिन छोटा होता है चाँद, फर्स्ट डे। सेकंड डे बिगर देन द फर्स्ट डे। फिर थर्ड डे बिगर देन द फर्स्ट 2 days। ऐसे इट विल गेट बिगर एंड बिगर। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसमें जो उसका पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फेजेस ऑफ द मून आर देयर व्हेन इट इज़ वैनिंग? वैनिंग का मतलब होता है जब घट रहा होता है चाँद, यानी कि जब बदर से वापस आ रहा होता है, यानी पूरे रात के चाँद से हिलाल की तरफ वापस आ रहा होता है। तो उस जो स्टेट है, यानी कि वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? वैनिंग। देयर आर 5 फेसेस ऑफ द मून व्हेन इट इज़ वैनिंग। जब चाँद वापस आ रहा होता है अपनी हिलाल वाली सूरत हाल पर, तो उन पूरे प्रोसेस में 5 फेजेस आते हैं। पाँच यानी कि आप समझ लीजिए 5 मंजिलें आती हैं। ठीक है। उसके बाद है, लुक दीज वर्ड्स ऑन द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनके इंग्लिश मीनिंग्स लिखने हैं। कंट्रास्ट का मतलब था डिग्री ऑफ डिफरेंस इन टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितना डिफरेंस पाया जाता है, यानी आप उसमें फ़र्क कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल का मतलब ओवल शेप में, इस शेप का। ठीक है, ओवल शेप में। उसके बाद है फेज़, एस्पेक्ट ऑफ मून और प्लैनेट, यानी किसी ख़ास सैयारे या चाँद की जो एक हालत होती है। एस्पेक्ट का मतलब शक्ल, एक हालत, उसको हम फेज़ कहते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली प्रोग्रेसिंग, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। ठीक है। प्रोसेस, कोर्स ऑफ एक्शन, एक तरीक़ाकार, कोई भी किसी भी तरीक़ाकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोसेस। ठीक है। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है एक तरतीबवार चलना। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स विदाउट गैप, यानी एक ख़ास तरतीब के साथ चलना। ठीक है। और उसके बाद है रिलेटिव। ठीक है। रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव, जो हमारा, सॉरी, जो रिलेटिव है उसका मतलब कंपैरेटिव, यानी कि एक दूसरे से आप जब आप समझ लीजिए जब आप किसी चीज़ से मुकाबला कर पाएँ, यानी किसी चीज़ को आपस में कंपेयर कर पाएँ, उसको हम कहते हैं रिलेटिव। ठीक है। उसके बाद कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है। अकर, सॉरी, यानी हाँ जी, अकर एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त पर काम होना, यानी वो एक काम से दूसरा काम ऐसे जुड़ा हो कि एक ही वक्त पर दोनों काम हो रहे हों। ठीक है। नेक्स्ट है, चूज योर डिक्शनरी एंड द क्लूज बिलो टू मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड लाइन। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके साथ आपने वर्ड लाइन का इस्तेमाल करके आपने सेंटेंस बनाने हैं। ये काफ़ी मध्यम से लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये वर्ड पे दोबारा टाइप कर देता हूँ अभी, ताकि आपको मसला ना हो। अच्छा, फिशिंग का पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही बॉट अ फिशिंग लाइन फॉर फिशिंग। अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
पेज 27, ठीक है। और इसके अंदर पहला जो सेंटेंस है मैं आपको वो भी लिख देता हूँ। पहला सेंटेंस है जी आपका फिशिंग, ठीक है। और इसका आपने सेंटेंस बनाना है। इसका आपने सेंटेंस क्या बनाना है? ही बॉट फिशिंग लाइन फॉर फिशिंग। इसका मतलब ये है कि उसने एक जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है उसको हम फिशिंग लाइन कहते हैं, वो ख़रीदा। और किसके लिए? फ़िशिंग करने के लिए उसने फ़िशिंग लाइन ख़रीदी, यानी कि मछली पकड़ने वाला कांटा ख़रीदा। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो है ड्राइंग, ठीक है। अब इसका भी आप लिख लेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ड्राइंग, इसका आप जुमला लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है? ही इज़ ड्राइंग लाइन्स ऑन द मैप। ही इज़ ड्राइंग लाइन्स ऑन द मैप। वो नक्शे पर लकीरें लगा रहा है, यानी लकीरें बना रहा है। नेक्स्ट है आपका जुमला है वॉशिंग और वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। वॉशिंग, वॉशिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें लाइन के साथ, या क्लोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें लाइन के साथ। दोनों जो है वो जुमला है आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी जुमला लिख देता हूँ, देखें। ही बॉट क्लोथ्स, सॉरी, he hanged clothes on the washing line. He hanged clothes on the washing line. इसका मतलब होता है वो डोरी जिसके ऊपर कपड़े टांगे जाते हैं सुखाने के लिए। जैसे एक हमारे अच्छे पोइट हैं अनवर मसूद साहब, वो एक उनकी पंजाबी की नज़म है बनियान, तो वो उसमें एक जुमला है जिसमें वो कहते हैं कि धूप पिचू गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी। ये पंजाबी का जुमला है, और उसके अंदर उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पूरी नज़म का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, उसमें इस जुमले की ट्रांसलेशन यूँ हुई है कि इट शाइन्स लाइक अ ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। वो दुल्हन की तरह चमकती है जब वो एक रस्सी यानी कपड़े वाली डोरी के ऊपर लटक रही होती है धूप में सूखने के लिए। तो ये एक मैंने मज़ाहिया बात इसलिए बताई ताकि आप इसमें बोर ना हो जाएं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें ये बात की है। इट शाइन्स लाइक अ ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन, ये भी जुमला ठीक है। अगर आप ये कहीं लिख देते हैं तो ये भी ठीक है। अच्छा, लेकिन इट की जगह कोई नाउन इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा नाउन जो इस जुमले के लिए प्रॉपर हो। खैर, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है शिप्स। शिप लाइन, शिप लाइन का मतलब होता है बहरी बेड़ा, यानी जो जब हमारे बहुत सारे समुद्री जहाज़ जो हैं वो इकट्ठे खड़े होते हैं ना, तो उनके लिए अगर आप शिप के बाद लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके मतलब होता है बहरी बेड़ा। तो अब इसका जुमला उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मैनी शिप्स आर इन लाइन फॉर ट्रैवलिंग, यानी बहरी बेड़ा चलने को तैयार है, यानी इसको हम लिख लेते हैं
ships यानी सॉरी many ships are in line for traveling full stop। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी समत में। डायरेक्शन लाइन का मतलब होता है ऐसी लकीर जो आपको किसी सिमत का तयन करे या किसी सिमत के बारे में बताए। इसका मतलब है he always gives me a right direction line। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ड लिख लें डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी he always gives me right direction line। ये जो है जुमला उसके लिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि उसमें पनिशमेंट इन स्कूल। पनिशमेंट इन स्कूल में जो आपका लाइन पनिशमेंट इन स्कूल लाइन का जो आगे वर्ड लगेगा इसका मतलब होता है कि एक लाइन में कतार में खड़ा कर देना। और किस सूरत में, जब आप यानी जब टीचर उसको किसी भी बंदे को या बच्चे को जो है पनिशमेंट दे यानी सज़ा दे, उस नौयत में ये जुमला बोला जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट इन स्कूल। ठीक है, और इसका जो जुमला होगा वो इस तरह होगा कि देखिए माई टीचर गिव्स मी 100 लाइन्स फॉर राइटिंग एज अ पनिशमेंट। माई टीचर गिव्स मी 100 lines for writing as a punishment। ठीक है, ये आपका जुमला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जुमला है फैमिली। फैमिली लाइन का मतलब होता है शजरा, यानी कि जब किसी शख्स का आपने हसब नसब बताना होता है कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो आप उसकी फैमिली लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच फैमिली लाइन यू हैव टू बिलोंग। फ्रॉम विच फैमिली लाइन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा लिख लूँ, फैमिली फ्रॉम विच फैमिली लाइन यू हैव टू बिलोंग। आप किस शजरे से या किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रेलवेज़ में रेलवेज़ लाइन तो आपको पता ही है कि रेल की पटरी को कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि रेलवे डू नॉट वॉक ऑन द रेलवे लाइन्स। बस ये इसका जुमला हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंड एट इंटरवल्स, यानी वक्फे वक्फे से खड़े होना। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा स्टैंड एट इंटरवल्स। ठीक है, अब इसका जुमला कैसे बनेगा? वी वर स्टैंडिंग इन अ लाइन एट सम इंटरवल्स। बस ये इसका एक जुमला हो जाएगा। ठीक है, हम एक ही कतार में वक्फे वक्फे से खड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जुमला है अप्लाइंग अ लेयर मटेरियल, यानी जब आपका कोई मज़दूर या मिस्त्री आपने काम करते देखा हो तो वो ईंटें बिछा रहा होता है, तो वो उसके बारे में ये जुमला है अप्लाइंग अ लेयर, सतह बिछाना। अब ये कैसे होगा? अप्लाइंग अ लेयर। ठीक है, अब सॉरी, applying a layer, the labor was applying bricks in line for the foundation of the house। ठीक है, कि मज़दूर मज़दूर ईंटें बिछा रहा था एक ही रो में या एक ही कतार में, फॉर द फाउंडेशन ऑफ द हाउस, घर की बुनियाद रखने के लिए। ठीक है, उसमें उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके जुमले ख़त्म हो गए। ठीक है, वन ऑफ द वर्ड इन द पोइम मून विंड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स। ये देखें, मून विंड के अंदर जो 9 लेटर्स मौजूद हैं। ठीक है, उन्हीं 9 लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि उन्हीं 9 लेटर्स को तो नहीं कह रहा, बल्कि ये जो आपके 9 लेटर्स हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके आपने, इन लेटर्स को इस्तेमाल करके आपने कुछ वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन ये याद रहे कि हर लेटर को आपने एक वर्ड के अंदर एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना। ठीक है, नो प्लूरल्स, उसके प्लूरल नहीं बनाने। जो एक वर्ड लिख दिया उसको प्लूरल नहीं बनाना। ठीक है, नो वन और टूज़, वन और टू भी नहीं बनाने। ठीक है, और 3 लेटर वर्ड्स भी नहीं बनाने। ठीक है, एक लेटर वर्ड भी नहीं होना चाहिए, 2 लेटर वर्ड भी नहीं होना चाहिए, 3 लेटर वर्ड्स भी, कम से कम 4 लेटर वर्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपने वो वर्ड्स बनाने हैं। अब मैंने कुछ वर्ड्स बनाए थे जो कि है फंड, FUND, ये DND लिखा हुआ है, FUND लिखना है, फंड। ठीक है, फाउंड, FOUND फाउंड। ठीक है, FOND फॉन्ड। ठीक है, SUN सन, ये मैंने बना दिया था। ठीक है, क्योंकि 3 लेटर वर्ड्स वैसे बनाना नहीं है। सन है, ठीक है, रन, अब रन है, RUN रन। लाउड, ठीक है, लाउड है। फिर उसके बाद लेड है, LEAD लेड, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, LEAD लेड। ठीक है, लेड भी हो सकता है, और सॉरी, ये लीड है, लेड LED लेड होता है, जो कि एक धात है, वो भी है। अब ये जो है खैर, अच्छा, लेड भी, सॉरी, जो लेड है वो भी LEAD ही होता है, LEAD लेड होता है, जो कि धात भी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, जो कि वर्ड्स आपके बनाएंगे। अब अगर आप 20 वर्ड बनाते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, 28 बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड हो जाएगा। और 35 बनाते हैं तो इट्स इज़ एक्सेलेंट। ठीक है, 40 अगर वर्ड्स आप बना लेते हैं तो आपकी क्या कहने, आपको
आप तारीफ़ के लायक तो हैं, लेकिन आपके लिए तारीफ़ के लिए वर्ड्स ही नहीं हैं, बुक के पास भी वर्ड नहीं है। देखें, तो ये एक गेम की तरह आप खेल सकते हैं, आप वर्ड्स बनाइए, ठीक है, और याद रहे कि ये कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक वर्ड का लेटर, एक लेटर वर्ड नहीं होना चाहिए, दो लेटर वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी खसूसियात होनी चाहिए उन वर्ड्स में। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ द इनविटेशन। अब ये मैंने आपसे कहा था कि मैं थर्ड चैप्टर को भी साथ ही उसके मर्ज करूँगा। अब ये आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन। अब यहाँ पर जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, यानी सॉरी टेंस इस्तेमाल करना है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपने देनी है, ठीक है, यानी कि नीचे कुछ आपको दिया हुआ है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ। एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, इज द मून शाइनिंग। अब ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह का आपने खुद से जुमला बनाना है, ठीक है। अब ये जुमला कैसे बनेगा? अब पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आप फॉर्मेशन देख लीजिए ना, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हम फॉर्मेशन देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, बल्कि मैं पहले आपको ऊपर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो आपका फॉर्मेशन है आपकी, वो ये होगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ठीक है। फिर आएगा इज, एम या आर, ठीक है। अब ये इज जो है वो है सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है, एम जो है वो सिर्फ आई के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट में आपका जो बुक है उसमें ही आपकी जो बुक की जुमला है वो एज इट इज़ है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वो देख लीजिए। इसमें जो है वो जुमला इस तरह है कि ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वो बाग में खेल रहा है। दे आर ईटिंग बिस्किट्स, वो बिस्किट खा रहा है, ठीक है। और आर दे सिंगिंग, क्या वो गा रहे हैं? अब ये एग्जाम्पल्स उसने क्योंकि कहा था, उसने कहा था एग्जाम्पल जो है वो आपने ख़ुद से देनी है, ठीक है। इज़ के साथ भी दी उसने, आर के साथ भी दी है। देखें, अगर सिंगुलर जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जब सिंगुलर था तो इज़ आया, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आर आया। यहाँ पर भी जो है वो आर आया क्योंकि सिंगुलर सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट था, दे आर सिंगिंग, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वो बाग में खेल रहे हैं, फुल स्टॉप। दे आर ईटिंग बिस्किट्स, वो बिस्किट खा रहे हैं। और उसके बाद ही सॉरी आर दे सिंगिंग, क्या वो गा रहे हैं? नेक्स्ट है शी इज़
लर्निंग अरेबिक, वो यानी अरबी सीख रही है। दे आर टेकिंग म्यूज़िक क्लासेस, वो मौसीकी की यानी मौसीकी की क्लासेस ले रहे हैं। नेक्स्ट है आर दे प्लेइंग क्रिकेट दिस ईयर, क्या वो इस साल क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट है वी आर लीविंग फॉर मरी इन एन आवर, हम 1 घंटे में मरी के लिए निकल रहे हैं। दे आर नेक्स्ट है दे आर सीइंग द डॉक्टर टुमारो, वो डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं कल। शी इज़ अराइविंग सून, वो जल्द ही पहुंच रही है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट जुमला है वो है कुछ इस तरह, दे आर फॉर एवर कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, वो हमेशा मौसम की शिकायत करते रहते हैं, यानी कि मौसम बुरा है, बुराई करते रहते हैं उसकी। ही इज़ ऑलवेज टेलिंग स्टोरीज़, वो हमेशा कहानियाँ सुनाता रहता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से ही जो इटैलिक वर्ड्स हैं, इटैलिक वर्ड्स जो हैं ये वाले हैं, ये देखिए आपको जो टेढ़े लिखे हुए हैं उनको आपने जो है वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, व्हाट विल शी डू ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को क्या करेगी। अब विल इस्तेमाल नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल नहीं है, वो इज़ है। ठीक है, तो व्हाट इज़, क्योंकि शी जो है सिंगुलर है तो इज़ आएगा। व्हाट इज़ शी डूइंग, अब डू की जगह क्या आएगा, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, व्हाट इज़ शी डूइंग ऑन फ्राइडे, ये पूरा जुमला आप यहाँ पर लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हेन विल यू ब्रिंग योर वाइफ टू विजिट अस। अब विल की जगह फिर क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जाना है तो हम विल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर यू आया है। तो याद रखिए, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब भी यू और आई की बात होगी ये प्लूरल कंसिडर होते हैं, इनके साथ हमेशा आर आता है, इज़ नहीं आता, इज़ नहीं आता, हमेशा आर आता है। अब इसलिए यहाँ पर जो जुमला है वो आर का आएगा, यानी व्हेन आर यू ब्रिंग के साथ आईएनजी आना चाहिए। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग योर वाइफ टू विजिट अस। नेक्स्ट आ जाएगा द एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम लाहौर विल, अब यहाँ पर फिर विल आ गया, विल की जगह इज़ आएगा क्योंकि लाहौर एक ही शहर है। इज़ अराइव एट 9:30, अराइव की जगह अराइविंग आ जाएगा। नेक्स्ट अराइव की जगह अराइविंग यानी आईएनजी लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो जुमला है वो आपका आएगा आई शैल डाइन विद समीर टुमारो। आई एम, आई के साथ हमेशा एम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आई एम डाइनिंग का मतलब खाना खाना। आई एम डाइनिंग विद समीर टुमारो, मैं कल को समीर के साथ खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, या कल समीर के साथ खाना खाऊंगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है ही शैल बाय अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। अब वी आर, शैल नहीं आएगा, आर आएगा। वी आर बाइंग अ न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है व्हाट विल शी वियर टू द पार्टी, व्हाट इज शी वियरिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैन यू थिंक ऑफ एनी वर्ड्स अदर वर्ड्स ऑड ऐड टू द लिस्ट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपने सोच कर ऐड करने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वर्ब्स ऑफ द सेंसेस
सेंसेस जो हैं वर्ब्स के सेंसेस, उसमें सबसे पहले आप करते क्या हैं उससे, यानी सेंसेस का जो वर्ब है यानी टेस्टिंग, हियरिंग, विजनिंग, ठीक है, ये जो आप खुसूसियात हैं आपके अंदर, इससे आप करते क्या हैं, इससे आप ऑब्ज़र्व करते हैं, इससे आप ऑब्ज़र्व करते हैं यानी मुशाहिदा करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग, ऐसे वर्ड्स जो आपकी यानी कि एहसासात बयान करते हैं, वो ये होते हैं लव, ठीक है, हेट, ये विश नहीं आएगा, ये क्रॉस लगा हुआ आपके सामने, लव और हेट यानी मोहब्बत होगी या नफ़रत होगी। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने की जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड और थिंक। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ पोसेशन, पोजेस, हैविंग। अब पोजेस का मतलब रखना यानी मलकियत रखना, हैविंग वो भी रखना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों आपने टेंस इस्तेमाल करने हैं इसमें। इसमें ये आपने हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। शी डैश यू टू नो दैट शी डैश योर बर्थडे एंड विल राइट यू अ लेटर। शी शी वर्क्स, शी शी डैश यू टू नो दैट शी डैश योर बर्थडे। शी, अब यहाँ पर अच्छा चलें, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंक्लूड कर देंगे। तो लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे इंशाल्लाह एंड मीट ऑन नेक्स्ट मंडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।